नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं। जो आज का विषय है बेहद ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, आज खासतौर से हम बात करेंगे कृषि उन्नति योजना, साथ ही बात होगी सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन। एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिसके तहत कई मिशन हैं, उन्हीं में जब हम प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इस पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और इस विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ अपना अनुभव आप साझा करना चाहते हैं इसको लेकर, तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, साथ ही इस विषय पर और ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस.सी. दुबे जी। आप सहायक महानिदेशक हैं पादप सुरक्षा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दुबे। धन्यवाद। साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर मूलचंद सिंह जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मूलचंद सिंह। थैंक यू। तो देखिए, जाना आज आपने जो हमारा विषय है कैसे, उस पर हम और ज़्यादा जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा। जब हम बात करते हैं डॉक्टर दुबे, अलग अलग योजनाएं हैं, लेकिन इसी में हमने देखा कृषि उन्नति योजना की अगर बात की जाए, कई सारी योजनाओं का समावेश इसमें नज़र आता है, कई सारे इसमें मिशन है। कैसे एक आवश्यकता इस तरह की महसूस की गई? हाँ, ऐसा है कि ये 2016-17 में भारत सरकार ने किसानों के बहुमुखी विकास के लिए बहुत सी योजनाएं लाई, जिसमें से एक पादप सुरक्षा एवं प्लांट क्वारंटाइन, सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन, यानी पादप सुरक्षा और संगरोध के ऊपर जो है एक सब मिशन बना, जिससे कि किसानों को होने वाली कीड़ों और व्याधियों से होने वाली हानि को कम किया जा सके। क्योंकि और नई नई जो प्रौद्योगिकी और तकनीकी हैं, इनके प्रबंधन के लिए किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि करीब 26% हानि जो है किसानों को 10 से 30% अलग अलग फसलों में अगर देखा जाए, खाने वाली फसलों में या जो है आपके हार्टिकल्चर क्रॉप्स में, फलों वाली में, कुल मिला के अगर देखें हम तो लगभग 10 से 30% तक हानि किसानों को हर साल होता है कीड़ों और व्याधियों से। तो उनको अगर हम बचाना है तो किसानों को उसके लिए हमें सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी, ज्ञान उनको देना पड़ेगा, और वो उससे कैसे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए सरकार ने एक जो है पादप संरक्षण और संरोधन का एक सब मिशन लाया है, और इसमें बहुत से कार्यक्रम है जिससे किसान इससे लाभ उठा सकते हैं। चलिए, विस्तार से इस बारे में आपसे मैं जानकारी लूंगा। डॉक्टर मूलचंद, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जब कृषि उन्नति योजना की हम बात करते हैं तो अगर हम किसानों के लिए कहें, सरल भाषा में क्या है ये योजना और कैसे जो किसान उनको लाभ पहुंचाएगी? कृषि उन्नति योजना भारत सरकार की एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें 11 सब मिशन को जोड़ा गया है जी। और इस योजना का उद्देश्य एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्षेत्रों का होलिस्टिक और साइंटिफिक मैनर में विकास करके और उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आमदनी को बढ़ाना है जी। तो 11 सब मिशन जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनमें से प्लांट प्रोटेक्शन और क्वारंटाइन एक सब मिशन है जी। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन, अब हमारे जो दर्शक हैं इस शब्द से भली भांति परिचित भी हो चुके हैं, लेकिन इस बारे में और विस्तार से मैं आपसे आगे जानकारी लूंगा। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान। लगातार आपको हम जानकारी आज देंगे, खासतौर से कृषि उन्नति योजना को लेकर। ये जाना बेहद ज़रूरी। इसके तहत अलग अलग 11 सब मिशन है जिसके बारे में हमें समझना होगा, और उसी में जब हम बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की, किस तरीके से ये आवश्यकता महसूस की गई, जो विशेषज्ञ हैं इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आइए इससे संबंधित एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। किसानों को राहत पहुंचाने वाली कृषोन्नति योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। कृषि उन्नति योजना का मकसद 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दुगना बढ़ाना
और देश में हरित क्रांति के तहत आर्थिक व्यवस्था में भी वृद्धि करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार बहुत सारे प्रयत्न कर रही है। कृषि उन्नति योजना में किसानों की भलाई के लिए 11 नई योजनाएं जोड़ी गई हैं। कृषि उन्नति योजना 11 योजनाओं का समूह है। इस योजना के तहत देश के हर वर्ग से संबंधित किसानों को कृषि संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। फसलों के उत्पादन से लेकर फसलों के मंडीकरण, भंडारण की सारी सुविधाएं किसानों तक पहुंचाई जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन मंडीकरण की सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। छतरी योजना यानी कृषोन्नति योजना में किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली 11 योजनाओं का समावेश किया गया है, जिनमें से एक है पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उपमिशन। इस उपमिशन की मदद से सरकार फसलों पर कीड़े और अन्य कीटाणु लग जाने से उन्हें होने वाले नुकसानों को कम करना चाहती है और इन कीड़ों और अनचाहे पौधों की वजह से फसलों की गुणवत्ता को होने वाले नुकसान को खत्म करना चाहती है, ताकि फसलों की पैदावार अधिक हो सके। पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उपमिशन का अगला लक्ष्य पौधों की सुरक्षा रणनीतियों के संबंध में विशेष रूप से अच्छे कृषि तकनीक को बढ़ावा देना है, जिससे किसान अपनी फसल को कीड़ों से बचा सकें। पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उपमिशन की मदद से सरकार वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि वस्तुओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाना चाहती है, ताकि कृषि वस्तुओं का आसानी से निर्यात किया जा सके। तो जाना आपने किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि जहां किसान को नुकसान होता था उस नुकसान की न सिर्फ भरपाई हो बल्कि वहां पर पूरी तरह रोकथाम उसकी की जा सके, जिससे लागत कम होगी, किसान की जो आमदनी है वो बढ़ सकेगी। लेकिन इसके लिए एक प्रमुख योजना, जब हम प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हैं यानी पादप सुरक्षा, पौध सुरक्षा की हम बात करते हैं और कैसे इसको हमारे किसान कर सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। ना सिर्फ अगर आपको अपनी फसल में पौध पर कीट दिखते हैं और आप सीधा कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, ये कतई आपकी लागत को कम नहीं करेगा। कैसे आपको कम करनी है, प्रबंधन क्या अपनाना है, पूरी जानकारी आज आपको हम दे रहे हैं इस योजना के बारे में। और यहाँ डॉक्टर दुबे आपसे हम जानना चाहेंगे, अक्सर हमारे किसान आईपीएम की बात करते हैं और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो भी इसकी संस्तुति करते हैं। क्या है आईपीएम और कैसे इसका हम कर सकते हैं? आईपीएम एकीकृत कीट प्रबंधन है, कीट या रोग प्रबंधन भी कह सकते हैं इसमें, जिसमें किसान भाई एक से ज़्यादा विधियों का, रोग प्रबंधन की ज़्यादा विधियों का प्रयोग करते हैं। अब कौन सी विधि प्रयोग करेंगे ये काफ़ी मायने रखता है जी। वो किसान भाई को ये देखना है कि जो विधि आसानी से उनके पास उपलब्ध हो, जो करने से रोग की तीव्रता या कीड़ों का संक्रमण कम हो जाए, लागत कम लगे और उनको लाभ ज़्यादा हो, और साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि हमें कीटनाशी या रोगनाशी का प्रभाव कम हो, यानी कम से कम मात्रा में जब आवश्यक हो तभी कीटनाशी या रोगनाशियों का प्रयोग करें। जैसे इसमें जैविक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, कर्षण क्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे समय से बुआई करें, गर्मी में खेत की जुताई करें, कार्बनिक खादों का प्रयोग करें। कहने का तात्पर्य यही है कि उनको लागत कम लगाना है, प्रबंधन अच्छा हो, पौधे स्वस्थ रहें और उनको उपज ज्यादा मिले और उपज की गुणवत्ता भी बनी रहे, ये बहुत ध्यान देना है। और आजकल जो है ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, एकीकृत रोग प्रबंधन में या कीट प्रबंधन में ये भी ध्यान देना है कि हमारा जलवायु पर, वातावरण में ज्यादा प्रभाव न पड़े। ऐसा ना हो कि कोई पेस्टिसाइड अवशेष जो है वातावरण में रह जाएं जो हानिकारक हो, जो अगल बगल में जो तालाब हो वो दूषित न हो जाएं, जो जमीन में रहने वाले सूक्ष्म जीवों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। तो ये सबको ध्यान में देते हुए, और इसके लिए सब मिशन में के अंतर्गत एक प्रोविजन है, रखा गया है कि एकीकृत बीज प्रबंधन की को सुदृढ़ीकरण करना और उसको आधुनिकीकरण करना जी। और ऐसे ही जो है भारतवर्ष में भारत सरकार ने 35 ऐसे केंद्र हैं जो केंद्र शासित राज्यों में और स्टेटों में, कि जो कि किसान को इसके बारे में सलाह देते हैं और तकनीकी उनको बताते हैं। साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालय हैं, आईसीआर के संस्थान हैं, जो केवीकेज हैं प्रत्येक ब्लॉक में, जो कि
फसलों के विशेष फसल विशेष के लिए, जैसे टमाटर है, अगर मूंगफली है, गेहूं है, तो कौन सा एकीकृत प्रबंधन के कौन सी विधियों को उपयोग में लाएंगे और उसको व्यवहारिक रूप में वो उनको करना है जो है। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मूलचंद, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसा डॉक्टर दुबे ने कहा कि अलग अलग जो माध्यम है वो हमारे पास हैं, लेकिन खासतौर से प्लांट प्रोटेक्शन और क्वारंटाइन को अगर देखा जाए तो क्या कोई खास ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसको सुनिश्चित करता है कि किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और किसानों को ऐसे समय में क्या कौन सा जो कृषि कार्य है वो करना होगा? जी, दुनिया के सभी देशों में एक नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन होता है जी, और हमारे देश में भी एक नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। जी। तो भारत सरकार की कृषि उन्नति योजना का जो सबमिशन है प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन, उसको ये डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कार्यान्वित करता है। इस निदेशालय के 35 सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स हैं पूरे देश में, और हर प्रदेश में एक कम से कम एक सेंटर है, और कुछ प्रदेश में जो बड़े हैं उनमें 2 और 3 सेंट्रल IPM सेंटर्स भी हैं। जी। तो सेंट्रल IPM सेंटर वो सर्वे करते हैं, सर्विलेंस करते हैं प्लांट डिजीज का, इंसेक्ट्स का, वीड्स का, निमेटोड का, और इसके अलावा वो किसानों, एक्सटेंशन ऑफिसर्स और पेस्टिसाइड डीलर्स इन सब को प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। और इन सब कार्यों को करने के लिए केंद्र सरकार ने इस सब मिशन के अंदर लगभग 1023 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। जी। तो ये कार्यक्रम हमारे जो नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, और विशेष रूप से उसके जो 35 सेंट्रल IPM सेंटर हैं पूरे देश में। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि अक्सर हम यही कहते हैं कि अगर कहीं कोताही बरती जा रही है तो वहाँ पर मॉनिटरिंग यानी निगरानी रखी जाए, और उसके लिए अलग अलग माध्यम अब हमारे पास हैं किसानों को सहूलियत देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, और उनकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए भी। लेकिन डॉक्टर दुबे, अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा कि जब हम प्रबंधन की बात करते हैं, एकीकृत कीट प्रबंधन को भी अगर हम देखते हैं तो ना सिर्फ जैविक विधि का चयन हम कर सकते हैं, इस दिशा में कैसे किसान आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो फसल वो ले रहे हैं वो शायद जैविक विधि से नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन क्या ये ऐसी स्थिति में वो जैविक को अपना सकते हैं? हाँ, एकदम किसान भाई जैविक को अपना सकते हैं। वो देख लें, ये कभी जैविक विधि को अपनाने का मतलब ये कभी नहीं हम लोग किसान भाई को सलाह देते हैं कि आप रसायन पर का उपयोग नहीं करेंगे। वो देख लें अगर उनका कैसा है, अगर मानदंड उनका पूरा जैविक खेती का है तो वहाँ तो रसायन का प्रयोग वर्जित है जी। तो वो किसी इलाकों में स्पेसिफिक क्रॉप के लिए है, क्रॉप विशेष के लिए है, फल विशेष के लिए, वहाँ तो उनको कोशिश करना है कि हमें रासायन का उपयोग न करें। लेकिन जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, एकीकृत रोग प्रबंधन या कीट प्रबंधन में, हम हमेशा किसान भाइयों को बताते हैं कि आप आवश्यकता अनुसार कम से कम मात्रा में रसायन का प्रयोग करें। जैसे वो बीज उपचार कर दें जी, अगर वो प्रारंभिक बुआई से पहले बीज उपचार कर दें जिसका प्रभाव 30-40 दिन में पौधों में खत्म भी हो जाता है, उसके अवशेष नहीं जाते हैं रसायन का, और वो 30 से 40% रोग और कीटों की तीव्रता को कम कर देते हैं। तो जैसे आदमियों में होता है टीकाकरण, उसी तरह से बीज उपचार एक टीकाकरण की पद्धति है जो पौधे में किसान को उसको उपयोग में लाना चाहिए जी। और वो अपने क्षेत्र में उपलब्ध जो जैविक अन्य संसाधन है, जैसे बहुत से आजकल परजीवी हैं, उनको बढ़ावा देने का कार्यक्रम करना चाहिए। बहुत से बाजार में रोगों के नियंत्रण के लिए उत्पाद उपलब्ध हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा के उत्पाद हैं, कुछ बैक्टीरिया के, बैसिलस इत्यादि के उत्पाद हैं, उनका व्यवहार वो बीज उपचार में कर सकते हैं, मृदा में मिला सकते हैं। या बहुत सी ये देखा गया है कि जैविक खेती कोई नया नहीं है भारत के लिए जी, बिल्कुल। आदिकाल से भारत का किसान जैविक पद्धति से खेती करता आया है। वो खेतों में गोबर की खाद मिलाता था, गाय का मूत्र मिलाता था, अवशेषों को सड़ा गला के डालता था। उससे डालने से क्या होता है कि जमीन में पाए जाने वाले लाभदायक कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है जी। और वो स्वाभाविक रूप से जो रोग फैलाने वाले कीटाणुओं की संख्या को, तीव्रता को कम कर देते हैं। और यही जैविक रोग प्रबंधन का सिद्धांत है कि हम लाभदायक सूक्ष्म जीवों को जमीन के अंदर बढ़ा दें, कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की मात्रा को कम कर दें, जिससे रोग प्रबंधन हो जाए। तो अगर हम सरकार का एक कार्यक्रम भी है कि स्वस्थ मृदा जो है जी, बिल्कुल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए अगर मृदा का न्यूट्रिशनल स्टेटस का वो चेक कराएं और उसमें जैविक उत्पादों का उपयोग करें, तो प्राकृतिक रूप से लाभदायक कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाएंगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएंगी, जिससे उनको सामान्य रूप से अपने आप बगैर कुछ किए हुए जैविक रोग प्रबंधन
जैविक कीट प्रबंधन होता रहेगा जो है। जी बिल्कुल, इसके जरिए जैसा आपने कहा ना सिर्फ पर्यावरण सुरक्षा की हम बात करते हैं या हमारी मृदा की उपजाऊ क्षमता की बात की जाती है, और आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो जो आपकी लागत है वो इसके जरिए काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तभी और ज़्यादा मुनाफा जो है आपको कृषि क्षेत्र में मिलेगा और ज़्यादा उन्नति की राह पर आप आगे बढ़ सकेंगे। फिलहाल आगे हम यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं कृषि उन्नति योजना और खासतौर से सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन यानी पादप सुरक्षा को लेकर किस तरीके से देखिए एक मुहिम जो है उसकी शुरुआत की गई केंद्र सरकार द्वारा, और उसका लाभ भी हम कह सकते हैं किसानों तक पहुंच रहा है। खासतौर से डॉक्टर मूलचंद, अगर देखा जाए प्लांट प्रोटेक्शन या पादप सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, अब से पहले एक कहीं ना कहीं नुकसान का आकलन किया गया होगा कि इतना ज़्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है, इस वजह से आवश्यकता है। आज के समय की अगर बात की जाए तो कितना हम आगे बढ़े हैं इस दिशा में? हमारी फसलों को इंसेक्ट, डिजीज और जो दूसरे पेस्ट हैं उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और अगर उस नुकसान को रोक लिया जाए जी तो हम कह सकते हैं कि हमें आगे रिसर्च या उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए वो पर्याप्त होगा। जी, ये बेहद महत्वपूर्ण। देखिए किस तरीके से लगातार हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ना सिर्फ अनुसंधान शोध की बात हम करते हैं, किसानों की तरफ से भी मांग आती है कि इस तरह की जो किस्में हैं वो लगातार विकसित की जाएं जहां पर इस तरह की समस्याएं ना रहें। लेकिन ये कुछ ऐसे सफल मंत्र हम मान सकते हैं जिसको अपनाकर जो किसान है खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और खासतौर से डॉक्टर दुबे, अगर हम देखते हैं जैसा कि अभी डॉक्टर मूलचंद भी हमें बता रहे थे कि जो समस्या चली आती है, और पादप सुरक्षा की भी अगर हम बात करते हैं, किस तरीके से अब देखा जाए जो एक प्रचलन पहले नजर आता था कि ज्यादा हानि हो गई किसान के खेत में, किसमें कितनी कमी अब आप हाल फिलहाल में आप देखते हैं? काफ़ी कमी। जो उत्पादन बढ़ा है किसान का, वह उन्नत तकनीकों के साथ साथ जो भी उन्नत तकनीकी आजकल किसान भाई अपनाते हैं उसमें पादप सुरक्षा एक अहम भूमिका होती है। और ज़्यादातर किसान भाई इसको जो हानि होती है कीटों और व्याधियों से उसको कम कर लिए हैं। जी। आप देखे होंगे बहुत बार पेपरों में या मीडिया में आ जाता है कि कभी कोई आउटब्रेक हो गया, मैंने कहने का मतलब कोई संक्रमण अनावश्यक रूप से बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो उस साल किसान को ज़्यादा क्षति हो जाती है। नहीं तो अभी जो KVK के माध्यम से, कृषि संस्थानों के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो कार्यक्रम सरकार ने चलाया है, केंद्र शासित सरकार ने, साथ साथ प्रदेश में सभी जो चल रहे हैं, उसमें उचित रूप से व्यवस्था की गई है कि रोग और कीड़ों से हानि कम हो, और काफ़ी कमी आई है जिससे उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कभी कभी जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ ऐसे संक्रमण हो जाते हैं कि जिससे किसान उसको मतलब बियॉन्ड कंट्रोल होता है, वो उस पर कोई सरकार का या किसान का या जो प्रबंधन की संस्थाएं हैं उनका अंकुश नहीं होता है, जिसके कारण हानि हो जाती है। क्योंकि ये हमेशा जो है प्रबंधन पौधों और व्याधियों में और कीड़ों में एक द्वंद्व युद्ध चला रहता है। और जब भी जलवायु परिवर्तन उनके अनुकूल होती है, कीड़ों के और रोगों के अनुकूल होती है, तो वो उनका संक्रमण बढ़ जाता है। और जब नहीं, तो अगर वो अनुकूल नहीं होती है तो वो आवश्यक रूप से मैनेजमेंट हो जाता है, प्रबंधन हो जाता है। तो ये हो रहा है, काफी अच्छे तरह से हो रहा है और किया जा रहा है जो है। बिल्कुल डॉक्टर दुबे, साथ ही कोरोना कालखंड में हमने क्वारंटाइन शब्द जो है इसको ज्यादातर हमारे जो दर्शक हैं सब जानते भी हैं, लेकिन प्लांट क्वारंटाइन की जब बात हम करते हैं यहाँ अब कैसे इसकी आवश्यकता या किस तरीके से किया जाता है? मैं आपको बताऊं, ये पादप संरक्षण का एक बहुत अहम मुद्दा है। और
यह एक्सक्लूजन है। कहने का मतलब होता है कि बीमारी को आने से रोकना है। यह ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अगर बीमारी कहीं है तो वह दूसरे क्षेत्रों में जहाँ नहीं है वहाँ नहीं जाती है जी। और किसी एक देश में है तो उससे दूसरे देश में नहीं जाती है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुल गए हैं, बहुत से बीज बाहर से आते हैं अपने देश में और अपने देश से बाहर भेजे जाते हैं जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि आपके बीजों में, आपके खाद्य पदार्थों में, इवन जो खाने वाले हैं उसमें भी संक्रमण नहीं होना चाहिए कीटों को और व्याधियों का। तो प्लांट क्वारंटाइन सिस्टम जो अपने देश में है उसका यही काम है कि जो खास करके जो बीज और खाद्य पदार्थ बाहर से आते हैं अपने देश में वो कोई हानिकारक कीटों और व्याधियों से संक्रमित ना हो और जो अपने देश से जाते हैं वो भी संक्रमित नहीं, क्योंकि किसानों को तभी उचित लाभ मिलेगा अपने उत्पाद का जब वह पेस्टिसाइड रेजिड्यूज जो कि अवशेष कवकनाशी और जो आपके जो है कीटनाशी के अवशेष से रहित हो, साथ साथ उनमें संक्रमण ना हो। अभी इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है जिसके तहत जो है हर व्याधियों के लिए उन्होंने फिक्स किया है कि इससे ज़्यादा एक्स बीमारी का संक्रमण इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट उन्होंने दिया है। तो इस नाते मैं इसके क्वारंटाइन का पादप सुरक्षा में अहम भूमिका बन गई है जो है, और आजकल कोविड की वजह से सबको सर्वविदित है। और इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हर साल कुछ न कुछ नई बीमारियां अपने देश में आ जाती हैं। बहुत अच्छा सिस्टम अपने देश में है। जो कमर्शियल इंपोर्ट होता है वो जो है हमारा DPPQS, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद देखता है, लेकिन जो रिसर्च का मटेरियल आता है बाहर से वो NBPGR देखता है अपने कंट्री में और उन्हीं के ये सभी जो है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत कार्यान्वित होते हैं। तो फिर भी कभी कभी कुछ आ ही जाते हैं हर साल, फिर भी बारीकी से जांच की जाती है और सुनिश्चित किया जाता है कि इस तरह की कोई समस्या जो है वो ना आने पाए। लेकिन फिर भी लेकिन ये ज़रूरी कि हम पहले इस बात को समझें। और खासतौर से डॉक्टर मूलचंद, अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि जो संस्था जो कि इसको सुनिश्चित करता है, अलग अलग कार्यक्रम के तहत इसको सुनिश्चित किया जाता है। जी, जैसा मैंने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो ये सब मिशन है उसको कार्यान्वित करता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कृषि उन्नति योजना के लिए लगभग 33,070 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और उसमें से अकेले प्लांट प्रोटेक्शन और प्लांट क्वारंटाइन सब मिशन के लिए लगभग 1,023 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। तो ये केंद्र सरकार से जो राशि दी जाती है वो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन अपने जो सेंट्रल IPM सेंटर्स हैं उनके द्वारा एक तो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। जैसे वो 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम किसानों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, किसानों, NGO और जो पेस्टिसाइड डीलर हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारे किसान भाई, पेस्टिसाइड डीलर और जो NGO जो कृषि से जुड़े हुए NGO हैं वो वहाँ पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा 5 दिन का एक और प्रशिक्षण प्रोग्राम होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के एक्सटेंशन ऑफिसर्स को दिया जाता है ताकि वो प्रशिक्षण लेकर और वो जो तकनीक हैं उनको किसानों तक पहुंचा सकें। जी बिल्कुल। और प्रमुख रूप से डॉक्टर मूलचंद, हम मान सकते हैं कि उद्देश्य यही है कि जो आधुनिक तकनीक आ रही है, प्रधानमंत्री खुद इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं, जो कृषि है वो आधुनिक हो चुकी है, आधुनिक कृषि पर हमें जोर देना होगा। तो कोशिश यही है कि वो जो आधुनिकता है हर गाँव तक पहुँच सके जल्द से जल्द। जी हाँ, इसमें मैं बताऊँ सभी प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ कि जितने भी इस सब मिशन के जितने कार्यक्रम हैं उनके नाम में ही आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, जैसे कीट नियंत्रण का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरह से इसको किया है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है। जैसे अभी देखिए पिछले कुछ महीनों पहले आपने देखा टिड्डी आई भारत में और बहुत अच्छी तरह से इसका प्रबंधन हो गया और पूरे देश में जी फैलने नहीं पाई जो है। तो आप सही बता रहे हैं कि आधुनिकीकरण जो है और इसका सुदृढ़ीकरण हो रहा है। आधुनिकीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधुनिकीकरण ट्रेनिंग में, आधुनिकीकरण जो है किसानों को इक्विपमेंट्स देने में, आधुनिकीकरण हो रहा है कि नए नए रसायन उपलब्ध कराने में, नए नए जैविक स्रोत को उपलब्ध कराने में, सभी तरह से आधुनिकीकरण सरकार इसमें कर रही है। खास करके नॉलेज मैनेजमेंट, ज्ञान देने में।
अगर किसानों को बहुत से हमारे पास तकनीकी है लेकिन वो किसानों तक आसानी से पहुंच नहीं पा रहे हैं, अगर ठीक से सरकार का बहुत इसमें ध्यान है, बहुत जैसे डॉक्टर मूलचंद ने बताया कि ट्रेनिंग सरकार कर रही है इसमें, क्योंकि जो है कृषि विस्तार योजना को भी रखा गया है प्लांट प्रोडक्शन में, इसका प्रौद्योगिकी और कृषि विस्तार योजना को भी, तो इससे प्लांट प्रोडक्शन से संबंधित जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है डॉक्टर साहब ने बता रहा था वो दिया जा रहा है और उस हिसाब से किसान उसका लाभ उठा रहे हैं। जो जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए हर एक हिस्से तक लाभ जो है वो पहुंच रहा है, लेकिन कैसे और ज़्यादा जागरूकता जो है वो आ सकती है, हमें समझना होगा, जानना होगा, साथ ही दूसरे किसानों को भी जागरूक करना होगा। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं कर्नाटका से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप श्रीरंग पाटिल जी। मेरा ये सवाल है सर जी, हमारे जो फसल जो रहती है तो ये जो सुअर रहते हैं, जंगली सुअर, नीलगाय, मोर, हरिण, ये सब थोड़े होते सब फसल बर्बाद करते हैं। उसके प्रोटेक्शन के लिए ऐसा लिखा जाता है कि सोलर फेंसिंग वगैरह है, ऐसा लिखा जाता है, मगर कोई देता नहीं है जी, यानी वो सुनिश्चित नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। सब हमारी फसल, पूरे गांव की फसल जानवर खा जा रहे, वानेर है, जो काले मुंह के जो मंकी रहते ना जी, वो ये बिल्कुल, ये भी जानवरों ने पूरा जी बिल्कुल एक प्रमुख समस्या जैसा आप बता रहे हैं, और यहाँ भी जो फसल है उसको सीधे तौर पर नुकसान पहुंचता है, और ये कोशिश लगातार की जाती है कि कैसे इसका नियंत्रण किया जाए। अगर खासतौर से जी, और ये जो योजना है सिर्फ कागज के ऊपर है, कोई बैंक लोन वगैरह भी नहीं देता सर। देखिए इसके लिए ये ज़रूरी कि जो आपके निकटतम, ना सिर्फ आपके ज़िले के जो कृषि अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करें। पूरी कोशिश यही की जाती है कि किसान की समस्या को समझा जाए, सुना जाए, फिर उसका समाधान हो सके। फिलहाल जो आपने अपनी समस्या बताई है, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं आज के अलग अलग स्तर पर कैसे प्रबंधन किया जाता है, लेकिन अगर जंगली जीव की भी अगर हम बात करते हैं, क्या इसमें किसान, इन्होंने सही प्रश्न किया। आजकल इसकी बहुत समस्या है जी, और साथ ही साथ इसको चूंकि इसमें और भी वातावरण से संबंधित नियम होते हैं, इसलिए इसका वध करना जो है, मारना जो है प्रोहिबिटेड है, आप वो नहीं कर सकते हैं। हमारा आईसीआर का एक संस्थान है जोधपुर में जी, उन्होंने बहुत अच्छा कई डिवाइसेस बनाई है, खास करके जैसे सुअर को भगाने के लिए कुछ उन्होंने रिपेलेंट्स बनाया है, कुछ उन्होंने और डिवाइस बनाई है। तो ये थोड़ा किसान भाई से कहूंगा कि ये आप जो है अपना एड्रेस या तो हमें भेज दें जो है, और समस्या लिख करके, या जोधपुर का हमारा जो सेंटर है तो हम लोग इनके यहाँ वो डिमॉन्स्ट्रेशन उसका करवा देंगे जी, कि उस तकनीकी का। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनके संस्थान में बात कर रहा था, बहुत अच्छा वो है। खास करके उन्हें त्रिचूर में जो केरला में एक जगह है, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा से सफलतापूर्वक जो है केरला विश्वविद्यालय ने इसका किसानों के बीच में प्रसारण किया है जी, सफल परीक्षण किया है। तो ये चाहें तो केरला विश्वविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से बात कर लें। निश्चित तौर पे सही बता रहे हैं कि ये समस्या है, ये किसानों की ये जेन्युइन समस्या है, क्योंकि उनकी भी आबादी बढ़ रही है, हम उनको मार नहीं सकते हैं। कुछ इसके प्रबंधन की तकनीकी बनाई गई है कि जैसे उनको भगाना ही है किसी तरह से, तो कुछ यंत्र बने हैं कि जिसके द्वारा उनको भगाया जा सकता है जी। लेकिन वो क्या होता है, जब तक पूरे गांव के गांव लोग मिलके नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक खेत से वो भग करके डर करके दूसरे खेत में चले जाते हैं, तीसरे खेत में चले जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। तो ये समस्या है, इस पर गहराई से सरकार भी चिंतन कर रही है कि इसको कैसे, और इस पर और कई जगह जैसे आपने बताया कि केरल में भी जो सफल परीक्षण है वो किया गया। अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसी कोशिश में रहती हैं कि जो उनके राज्यों के किसान हैं उनको जो समस्याएं हो रही हैं उनका समाधान हो सके, और केंद्र सरकार लगातार अलग अलग प्रयास भी कर रही है। साथ ही यहाँ डॉक्टर मूलचंद, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं पादप सुरक्षा को लेकर, और खासतौर से हमारे देश की जो जलवायु है वहाँ पर काफ़ी भिन्नता में नजर आती है, इसके तहत किस तरीके से कोशिश की जाती है? क्या हम इस कोशिश में भी रहते हैं कि इस तरह की जो किस्में हैं वो लगातार विकसित की जाएं जिसमें जो समस्याएं हैं वो रहे ना, क्योंकि जलवायु का परिवर्तन जहां होगा जाहिर तौर पर जो पुरानी किस्में हैं वहां पर शायद कोई असर नजर नहीं आएगा, तो उसी के अनुसार नई नई किस्में इजाद की जाएं। हमारे देश की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बहुत डाइवर्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उन्होंने जलवायु को ध्यान में रखते हुए और जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन से उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार की किस्में विकसित की हैं, अलग अलग प्रकार की जो फसलों में होने वाली पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डेवलप की हैं। और इसी तरह से जो इस प्लांट प्रोटेक्शन मिशन में जो सेंट्रल IPM सेंटर्स हैं उन्होंने लगभग 87 जो फसल हैं उनके लिए IPM की पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस डेवलप की हैं।
तो उन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर दुबे, आपसे भी हम जानना चाहेंगे आईसीआर की अगर बात की जाए, किस तरीके से आईसीआर की भी अपने स्तर पर कोशिश रहती है कि किसानों को जागरूक किया जाए इस बारे में, और जो किसान पहले जो समस्या लेके आते थे कि शायद हमारी जो फसल है वो खराब हो गई किसी वजह से, कारण वो जानते नहीं थे, उसी में दोबारा सिंचाई कर दी या और ज़्यादा लागत लगा देते थे, अब कैसे किसान जो है वो इस बात को समझता है कि हमें अपने पौध की सुरक्षा करनी होगी? जी, यह जो आईसीआर का सिस्टम है अपने देश में बहुत बड़ा है जी। वो करीब 101 संस्थान हैं और लगभग सभी केवीकेज जो हैं वो सभी किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उनकी समस्याओं का तुरंत निदान भी करते हैं। हम हर प्रोग्राम में बताते हैं किसान भाई को कि अगर आपकी कोई समस्या है, आप कीट और पतंगों का या व्याधियों का निदान नहीं कर पाते हैं, तो तुरंत आप कृषि विज्ञान केंद्रों पर जाएं या आईसीआर का कोई संस्थान है वहां जाएं या कृषि विश्वविद्यालय वहां जाएं। और जो किसान हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारे से जुड़ते हैं, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले इनका सवाल जो है जल्दी से ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हमें ये जानकारी देनी थी कि गेहूं के फसल में चूहे बहुत काट रहे हैं और उसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए, विनोद जी जानना चाह रहे हैं बलिया उत्तर प्रदेश से, इस तरह की जो आती है। डॉक्टर मूलचंद कुछ बताना चाहेंगे आप? जो कृषि उन्नति योजना का जो ये सबमिशन है प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, तो इसमें चूहों के नियंत्रण का भी प्रावधान है। तो जो भी उनके नज़दीक के सेंट्रल आईपीएम सेंटर हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो आप मतलब उसको नियंत्रण करेंगे, या जो भी उसके लिए दवाई वगैरह इस्तेमाल की जाती है तो वो किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। देखिए जिस तरह का प्रबंधन उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने भी बाजार से ये चूहे के नियंत्रण के लिए क्या होता है कि ये बड़ा एक कठिन प्रयास है। होता क्या है, एक किसान अपने खेत में करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं, वो चूहे वहां भग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो एक कम्युनिटी बेसिस पे पूरे गांव के किसान एक बार मिल करके वो ये पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि 2 दिन तक सभी बिल को बंद करें, जिससे उनको पता चले कि कौन सी बिल खुली हुई है। फिर 2 दिन तक वो चारा कोई भी, जैसे राइस का जो भुना हुआ होता है या चने का कोई दाना भुना हुआ होता है, उसको कड़ू के तेल में लगा करके कागज में पुड़िया बना करके डालें। 2 दिन तक डालें, वो खाने की उसकी आदत चूहे की पड़ जाती है, तो वो जो खुला रहेगा और खा लेगा, पता चलेगा उनको चूहा है। तीसरे दिन उसमें कोई जिंक फास्फाइड है जो चूहे की मारने वाली दवा है, और कोई भी दवा उसमें लगा करके डाल दें और वो बिल को बंद कर दें, और चूहे उसमें खा करके मर जाते हैं। बहुत सी चूहों की दवा ऐसी होती है जो उनको बांध बनाते हैं, नपुंसक बनाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं कि जिससे जो बच जाते हैं वो फिर बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। और घरों में अगर वो प्रबंधन करते हैं, क्योंकि कई बार होता है खेत से घर में आ जाते हैं चूहे और फिर बाद में वो चले जाते हैं। बिल्कुल। तो घर में जहाँ वो चूहा मारने वाली दवा का प्रयोग करें, अपने घर में कहीं एक जगह वो मिट्टी के बर्तन में पानी रख दें, क्योंकि उससे उनको प्यास लगती है, बहुत घूमते हैं, जो जान मारने वाली दवाएं होती है, तो उसी के आसपास मरे हुए मिलेंगे, नहीं तो इधर उधर में आके मर जाते हैं। तो जैसे डॉक्टर मूलचंद ने बताया, आप अगर पूरा अच्छी तरह से प्रबंधन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से अपने केवीके पर जो वहाँ एक्सपर्ट है उनसे मिल लें। वो पूरा क्रॉप में आपको एक बता देंगे कि किस स्टेज पर क्या क्या करनी है। बहुत जगह होता है केवल सीधे पानी चला दीजिए, आप चूहे चले जाते हैं। और ये सिर्फ एक उदाहरण है, इसके अलावा बहुत सारे कीट हैं जो आपकी फसल में आते हैं, कई तरह के रोग की वजह से जो हमारी फसल है वो खराब हो जाती है। लेकिन उचित यही है कि आप जो सही प्रबंधन है आपकी फसल के लिए, आपके क्षेत्र अनुसार आप उसको जाने। निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में आप संपर्क कर सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं, तभी जाकर इस तरह की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो सकेंगी। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों,
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं कृषि उन्नति योजना और खासतौर से सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन, यानी इसके तहत पौध सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, पादप सुरक्षा की हम बात करते हैं, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह का प्रबंधन आवश्यक है, किस तरह की सावधानियां हैं जो हमारे जो कृषक हैं, जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको अपनानी होंगी, जिससे जो नुकसान होता है या हम कह सकते हैं जो उपज सीधे सीधे तौर पर प्रभावित हो जाती है, उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। शुरुआत में ही हमें जो हम जैसे कि कई सारे उदाहरण अभी हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने दिए यहाँ, लेकिन यही है कि हमारे जो किसान हैं जागरूक पहले उन्हें होना होगा। और खासतौर से डॉक्टर दुबे, आप हमें बता रहे थे कि जब ICR की हम बात करते हैं, कैसे अलग अलग माध्यम के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि सही जानकारी जो है किसान तक पहुँचे, लेकिन उसके साथ साथ एक जो मांग निकल कर आती है कि आधुनिक कृषि में जो आधुनिक किस्म है वो भी किसान को मिले, इसके लिए भी पूरी तरीके से ICR जो है कटिबद्ध है। हाँ, इसमें आपने सही कहा कि ICR जो है क्षेत्र के अनुसार, जैसे डॉक्टर मूलचंद ने भी पहले बताया था कि जो क्लाइमेट रेजिलियंस वैरायटी क्षेत्र के अनुसार, जलवायु के अनुसार उस क्षेत्र के लिए प्रजातियों को संस्तुत करती है, यानी रिकमेंड करती है कि किसान उसको उगाएं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी आजकल ऐसा पिछले 15-20 सालों से हो गया है कि जब तक कोई प्रजाति कीट और व्याधियों के लिए रोगरोधी नहीं रहेगी, कीट रोधी नहीं रहेगी, तो वो रिलीज नहीं होती है, वो संस्तुत नहीं की जाती है। ये एक बड़ा बदलाव यानी हम मान सकते हैं जी। तो जब तक वो कोई भी प्रजाति जो ऐसे सामान्य रूप से होता क्या है, वो आज के दिन में ये क्या होता है, जैसे आप पहले भी बताया कि व्याधियों और कीड़ों और पौधों में एक युद्ध होता रहता है जो हमें दिखता नहीं है जी, और प्रतिस्पर्धा लगातार प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। उसमें आदमी और वातावरण जो का महत्वपूर्ण योगदान होता है, साथ साथ उस प्रतिस्पर्धा को कम करने और ज्यादा करने में। तो जब भी एक कोई जीत जाता है तो वो उसका प्रकोप ज्यादा हो जाता है जी, बिल्कुल। तो वो किसी कारण नई प्रभेद आ गई, नए तरह के कीड़ों में विकास हो गया, तब वो संक्रमण हो जाता है। नहीं तो जब वो प्रजाति किसानों के लिए संस्तुत की जाती है, किसानों को उगाने के लिए दी जाती है, तो पूर्ण रूप से रोगों से और कीटों से प्रतिरोधी होती है। तो वो काफी महत्वपूर्ण है और जिसके वजह से जो है 30-40% उत्पादन जो है बढ़ गया है किसानों का जो है। साथ ही साथ उस प्रजाति के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी कब बुआई करना है, कितनी खाद डालना है, कितनी सिंचाई करना है, वो सब किसानों को दिया जाता है। और अलग अलग KBKs में किसान मेले होते हैं, अलग अलग प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, उससे किसानों को बताया जाता है। साथ ही साथ भारत सरकार के भी संस्थान है, उसमें भी इसका योगदान देते हैं किसानों को ट्रेनिंग करने का और बताने का। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सर्वे एंड सर्विलेंस का एक प्रोग्राम जो भारत सरकार चलाती है, उससे हमें पहले ही वातावरण को देखते हुए पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में कौन सी व्याधि आने वाली है। तो फोरकास्टिंग सिस्टम भी है जी, कि पूर्वानुमान लगाने का कि अगर एडवाइजरी उसी के हिसाब से किसानों को जारी की जाती है। जो कैश क्रॉप है उसमें ज्यादा इफिशिएंट है, जैसे अंगूर की खेती जहाँ होती है, आम की खेती होती है, जहाँ फलों की खेती होती है, ये खास तौर से जो अभी गेहूं की खेती होती है उसमें भी देखे होंगे जो पीला रतुआ रोग आता था, अब पहले एडवाइजरी जारी हो जाती है, उसी हिसाब से किसान दवा का छिड़काव कर देता है। तो वो सभी पूरा सिस्टम सरकार के सहयोग से और ICR के सहयोग से किसानों के लिए उपलब्ध है। जी बिल्कुल, हम मान सकते हैं सफलतापूर्वक इसको जिसका पालन किया जा रहा है और सही दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हीरालाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कोशिश हम कर रहे हैं इनसे बात करने की। राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं
हीरालाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? फिलहाल संपर्क इनसे हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार देखिए कोशिश यही कि जो किसान हैं वो इस बात की जानकारी ले पाएँ, जागरूक हो पाएँ। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए डॉक्टर मूलचंद, जैसा आपने पहले ही बताया कि अलग अलग संस्थान जो हैं उनकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन बतौर किसान भी शायद जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जैसे किसानों की कभी कभी शिकायत रहती है कि जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो हमारे खेत पर नहीं आए, जानकारी हमें दे दी गई, लेकिन बतौर विशेषज्ञ मैं आपसे समझना चाहूँगा जो हमारे किसान हैं किस तरह का बदलाव उनको और अब करना होगा इस समय को देखते हुए। हमारे किसान भाइयों को जो भी समस्या उनको आती है फसल उत्पादन में, तो उसको अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं और उनके साथ साझा करें। कृषि विज्ञान केंद्र में सारे विशेषज्ञ होते हैं, जिन जैसे वीड साइंटिस्ट हैं और प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं, निमेटोलॉजिस्ट हैं। तो वो उनकी समस्या का वो उनका खेत का पर आएंगे और उनकी समस्या को समझेंगे और उसके बाद उसके लिए क्या किया जाए ये भी उनको ज़रूर बताएंगे। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो कृषि विज्ञान केंद्रों में ज़रूर जाएं, उनसे वहाँ कृषि की नई नई जानकारियाँ मिलेंगी और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका पूरा समाधान मिलेगा। जी बिल्कुल। साथ ही साथ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कॉल सेंटर है हर कृषि विश्वविद्यालयों में, ICR के संस्थाओं में, बहुत से जगह किसानों की सलाह के लिए कॉल सेंटर है, टोल फ्री नंबर है, किसान वहाँ भी कॉल करके अपना सलाह ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐप बेस्ड प्रोग्राम चलाते हैं और एक माध्यम हेलो किसान भी है। हाँ, हेलो किसान एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो नमस्ते। रविशंकर जी, आपसे पहले गुजारिश करना चाहूंगा अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें, इससे आसानी होगी आपका सवाल हमें सुनने में। जी चैनल दिखा रहे सर आप पहले। ठीक सर, जो सवाई नाम आ रहा सवानी जो नाम आ रहा। हेलो हाँ सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार रविशंकर जी, आपसे गुजारिश पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। ठीक है सर। जी मैं ये कह रहा सर जी, ये जो अन्ना जानवर गांव में घूमते हैं इनके लिए क्या सुविधा है सर? देखो देख रहे। हाँ सर जी, अपना सवाल आप एक बार दोहरा दीजिए। ये कह रहे हैं ये गांव में अन्ना जानवर घूम रहे हैं सर जी, और ये इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं हो रहा सर और जानवर परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए एक स्वाभाविक समस्या जो आप बता रहे हैं रविशंकर जी, और उससे आपसे पहले ही यहाँ डॉक्टर दुबे ने बताया था कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है अलग अलग स्तर पर। और कई सारे देखिए अब आधुनिकीकरण की हम बात करते हैं तो इसके लिए भी तकनीक का सहारा हमें लेना होगा। कई तरह के जो उपकरण हैं वो इसी के लिए तैयार किए जा रहे हैं कि जो जंगली जीव हैं, जानवर जो फसल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं, उनकी रोकथाम हम कर सकें। लेकिन थोड़ा सा हम मान सकते हैं जो जागरूकता है हमारे किसानों को भी दिखानी होगी उस आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए। और समय समय पर जो किसान है लगातार इस बात का कह सकते हैं उदाहरण पेश भी करते हैं कैसे उन्होंने लगातार इस कृषि में जो बदलाव हैं उनको देखा है। और खासतौर से एक बड़ा बदलाव डॉक्टर दुबे अगर देखा जाए हरित क्रांति अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हमने माना कि जो हमारा जो उपजाऊ क्षमता है, उपज है फसलों की, वो तो बहुत बड़ी, लेकिन उसके साथ साथ ये व्याधियां भी जो हैं धीरे धीरे अग्रसर उन्नति की तरफ ये बढ़ी हैं। लेकिन अब शायद आवश्यकता है एक नई हरित क्रांति की जिसके तहत इनको भी हम पूरी तरह रोक सकें। अभी जो सरकार का और जो ICR का फोकस है कि हम उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता का विकास करें, जिससे जो अपना देश में जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है वो एड्रेस हो और साथ ही साथ रोग और व्याधियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि उनको दवाओं का प्रयोग कम करना पड़े, जिससे कि जो गुणवत्ता बढ़ेगी एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए भी। तो अभी सरकार का यही फोकस है मेनली कि जो आप बता रहे हैं कि हम गुणवत्ता के साथ साथ उन्हें रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ाएं। और उसके लिए जो जर्मप्लाज्म है हमारे देश में उसका स्क्रीनिंग कर रहा है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन किया जा रहा है सभी कीड़ों और व्याधियों के खिलाफ, और उसका ब्रीडिंग प्रोग्राम में प्रजातियों के विकास में उसका उपयोग किया जा रहा है। नए नए जर्मप्लाज्म का उपयोग किया जा रहा है जिससे नई नई प्रजातियां आएँ, वो अधिक उपजाऊ होने के साथ साथ वो वातावरण को भी सहने की क्षमता हो
और वो कीट और व्याधियों और रोगों से लड़ने की भी क्षमता हो, साथ ही साथ उसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में हो, जिससे कि न्यूट्रिशनल जो है मालफॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है, जो किसानों हम लोगों में जो पोषक तत्वों की कमी की मात्रा है वो भी दूर की जा सके। यानी खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जो पोषण सुरक्षा है कैसे सुनिश्चित करनी है, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन जितनी भी नई किस्में इजाद की जाती हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल एकदम से बाजार में पहुंच जाएं, किसान तक पहुंच जाएं, उससे पहले तमाम अनुसंधान शोध जो उससे जुड़े हुए हैं वो किए जाते हैं। और पूरी तरीके से जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि ये किसान के लिए लाभदायक है, उसको किसानों के बीच पहुंचाने की कवायद शुरू होती है। इससे जुड़े कई और पहलू हैं, उन पर भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं कृषि उन्नति योजना, जिसके तहत एक उप मिशन हमारी पादप सुरक्षा को लेकर दर्शक जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, का सवाल ले लेते हैं जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, हम जानना चाह रहे हैं सर कि किसान उन्नति में कौन कौन सी योजनाएं हैं। चलिए बिल्कुल, ये जानना चाह रहे हैं कृषि उन्नति योजना की अगर बात की जाए तो कौन से इसके तहत योजनाएं चल रही हैं। इसमें डॉक्टर मूलचंद, मैं चाहूँगा अगर आप एक बार जानकारी फिर से दे पाएँ हमारे दर्शकों को। जी जी, इसमें जैसे 11 सब योजनाएं हैं जी, और जो प्लांट प्रोटेक्शन और प्लांट क्वारंटाइन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसान भाई जैसे 2 दिन का प्रशिक्षण ले सकते हैं किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या सेंट्रल IPM सेंटर पर। इसके अलावा वो लोग बायोपेस्टिसाइड भी सप्लाई करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, या उसके बदले 500 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से वो किसानों को पैसा देते हैं जी। इसके अलावा जो किसान भाई हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स उगाना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से, और वो लिमिटेड है 4 हेक्टेयर तक। तो अगर किसी किसान भाई के पास 4 हेक्टेयर फसल है और वो कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप उगाना चाहते हैं तो उनको 4000 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष मिलेंगे। मदद मिल सकती है। इसके अलावा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और सेंट्रल IPM सेंटर फार्मर्स फील्ड स्कूल भी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें किसान भाई अपनी समस्याएं उनको बता सकते हैं और वो फिर किसानों के खेत पर आकर किसानों को प्रशिक्षण देते हैं और किसानों से ही सारी क्रियाएं करा के उनको ट्रेंड कर देते हैं जी। जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे डिजीज का या इंसेक्ट का, या और कोई वीड है उसका कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से किसान भाई बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर मूलचंद, अगर देखा जाए जो किसान हैं वो यही जानना चाहते हैं कि कैसे और ज़्यादा हम अपने नुकसान की जो पूर्ति है उसको कर पाएंगे और कैसे उसको पूरी तरीके से खत्म हम करें। फिलहाल एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो
हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। आवाज मिल रही है आपको कालूराम जी? हाँ जी जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सवाल आपने बताया ना सर जी। मटर बो रखे ना सर जी, मटर बो रखे मटर। जी बताइए क्या समस्या है मटर में? मटर में समस्या है, ये छोटे जानवर है ना जी, और उसमें वो काट देते हो फल दाना पड़ने से पहले ही उसको। चलिए, लगातार एक समस्या जो है वो बनी हुई है और जैसा उन्होंने कहा हरियाणा से सूख जा रही है मटर, क्या बताया उन्होंने? जी, जो जंगली जानवर है उनका कहीं ना कहीं जंगली जानवर असर जो है प्रभाव से कीड़े टाइप में जानवर हैं जी जी, वो उनको फली में दाना पड़ने से पहले काट देते हैं उनको। ये देखिए कहीं ना कहीं बड़ा कारण बन जाता है, जिससे जो किसान हैं कोशिश भी करते हैं, जागरूक भी हैं कि अपने नुकसान से वो बाहर आ सकें। और ये तो अगर देखा जाए डॉक्टर दुबे, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कोई जंगली जानवर जो है उनका प्रकोप जो है वो नज़र आ जाता है, या जैसे आपने टिड्डियों का जिक्र किया था। लेकिन क्या इस तरह का भी हमारे देश में व्यवस्था है कि अभी हाल ही में हमने देखा कोविड के लिए जिस तरीके से एक आपातकालीन स्थिति हमने देखी विश्व भर में, लेकिन अगर कृषि क्षेत्र में इस तरह की कोई व्याधि आती है, रोग आता है, तो उसका निवारण किस तरीके से होना, किस तरह का प्रबंधन अपनाना है, इसके लिए कुछ? हाँ, इस सब मिशन में, प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन मिशन में ये प्रावधान रखा गया है कि कोई इमरजेंसी में कोई व्याधि या कीड़ों का प्रकोप हो जाए तो इमरजेंसी मिटिगेशन ऑप्शन बना तुरंत जो है कैसे उसके प्रबंधन की रूपरेखा की जाए, उसके लिए एक टीम गठित की जाती है और तुरंत वो टीम जो है हरकत में आ जाती है। इसका प्रोविज़न है। और बहुत, और क्वारंटाइन बेसिकली जो क्वारंटाइन सिस्टम है अपने देश का, वो इसको ध्यान में देता है कि जैसे मान लीजिए अगर पता चला कि कोई अमुक प्रदेश में कोई व्याधि हो गई तो तुरंत वहाँ गवर्नमेंट कर देती है कि वहाँ से उस तरह के पौधों के भाग जो है अवशेष या जिसके द्वारा वो कीट या रोग फैलने वाले हों अन्य प्रांतों में, उसका मूवमेंट बंद कर दिया जाता है कि उसको आने जाने के लिए, जैसे जिसको तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन कहते हैं, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ऐसे भी एक प्रोविजन है। और दूसरा इमरजेंसी मिटिगेशन ऑप्शंस के लिए तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई के लिए भारत सरकार का डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज उस पर करता है और उचित जो है निदान किया जाता है। निदान और प्रबंधन दोनों साथ ही साथ किया जाता है क्षेत्र में जो है। न सिर्फ कृषि क्षेत्र के विकास बल्कि विस्तार के लिए इस तरह के देखिए प्रबंधन हमारे पास हैं। साथ ही डॉक्टर मूलचंद, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो किसान है उनकी इच्छा यही रहती है जानने की कि कैसे जो योजना ये हमें लाभ पहुंचाएगी। प्लांट प्रोटेक्शन या क्वारंटाइन की भी हम बात करते हैं, कैसे एक सीधे तौर पर किसान को इसका लाभ मिल रहा है? पहले मैं बताना चाहूँगा, जो किसान भाई की समस्या है कि जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं फसलों को, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसी योजना के तहत, प्लांट प्रोटेक्शन और प्लांट क्वारंटाइन योजना के तहत, क्योंकि सरकार पैसा देती है, इसलिए किसान भाइयों को जो जिला कृषि अधिकारी है उनसे संपर्क करना चाहिए, जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना चाहिए। तो जो जैसा डॉक्टर दुबे सर ने बताया कि हमारा जो कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है जोधपुर में, उन्होंने कुछ ऐसी डिवाइस बनाई हैं जिनको इस्तेमाल करके इन जंगली जानवरों को रोका जा सकता है। तो इसमें ऐसा इस सब मिशन में ऐसा प्रावधान है कि जो भी इक्विपमेंट किसान भाई खरीदेंगे उसका 50% कीमत सरकार वहन करेगी, उस पर सब्सिडी दी जाएगी या उसका 50% भुगतान सरकार करेगी, यानी आर्थिक मदद मिल सकती है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जहाँ जहाँ ऐसी समस्या हैं वो अपने जिले के कृषि अधिकारी से मिलें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और उनको ये कहें कि इस योजना, कृषि उन्नति योजना के तहत जो ये सब मिशन है, इसमें हमारी हेल्प करें। जी बिल्कुल। देखिए, ये सीधे तौर पर अगर देखा जाए, अगर हमारी भी तबीयत खराब होती है तो ये नहीं कि हम खुद से घरेलू उपचार जो है हमेशा शुरू कर दें। जो चिकित्सक है उससे सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, और ऐसे ही हमारे जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे हमें सलाह लेनी होगी। अगर हमारे पौध यानी जो हमारी जो फसल हम लगा रहे हैं वहाँ पर अगर किस तरह की उन्हें लगता है कि नुकसान हो सकता है या स्थिति सही नज़र नहीं आ रही आपको, तो ऐसे में आवश्यकता यही कि हमारे जो प्लांट प्रोटेक्शन यानी पादप सुरक्षा की जब हम बात करते हैं उसके तहत क्या क्या फ़ायदा आपको हो सकते हैं, क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, वो आप जानें, फिर उनको अपनाकर ना सिर्फ अपनी लागत को कम करें बल्कि आप अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकेंगे। फिलहाल आज हमारे दोनों विशेषज्ञ, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आज आपने कैसे कृषि उन्नति योजना के तहत पूरी तरीके से एक मिशन जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके तहत पादप सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो नुकसान होता था उसको खत्म किया जा सके और उस नुकसान को मुनाफे में तब्दील किसानों के लिए किया जा सके। अब आइए आपको हमारा जो कल का विषय रहेगा इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से बात होगी बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव की, और इसके साथ ही कैसे पशुओं में अधिक दूध उत्पादन के लिए नस्ल सुधार
हमें अपनाना होगा, क्यों आवश्यक माना जाता है। कल के विषय आपने जान लिए हैं, सवाल आप पहले से ही तैयार कर सकते हैं, इसलिए आपको लगातार हम जानकारी देते हैं इस बारे में भी। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है, अलग अलग माध्यमों से जो आपके सवाल हमारे पास आते हैं, जो समस्याएं आपकी रहती हैं, उनको अपने विषयों में शामिल किया जाए, जिससे जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।